अभी तो जहांगीर तरीन नाअहल हैं, तो पहले तो उनको अपनी नाअहली ख़त्म करवानी पड़ेगी, उसके बाद पार्टी रजिस्टर हो सकेगी। तो आपको लगता है कि जल्दी कोई इस मामले में भी कोई इक़दाम होते नज़र आएंगे और उनकी नाअहली ख़त्म होती नज़र आ रही है आपको? नहीं है, पार्टी तो मोहम्मद बूटा के नाम से भी रजिस्टर हो सकती है, पार्टी का मसला नहीं है रजिस्ट्रेशन का। और जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो उनकी राह तो वैसे हमार होना शुरू हो गई है। आज ही अखबार की आप खबर देख लें तो आपको पता चल गया होगा कि एक फ़्रेश एप्लीकेशन डाली जा रही है ताहयात नाअहली वाला मामला जो है, और पहले से भी एक दरख्वास्त इस पर मौजूद है एहसन भून साहब की सुप्रीम कोर्ट में। उसने बस फिक्स ही होना है और एक नई दरख्वास्त डाल देंगे। और क्योंकि अब नया कानून आ गया तो ये रास्ते तो क्लियर होना मसला नहीं है। मसला कुछ और है। मसला ये है कि इस वक्त और आज अगर आप कर्नल हाशिम डोगर साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, मुराद राज साहब की गुफ्तगू देखें, और साथ में जो उनकी ट्वीट है हाशिम डोगर साहब की, उसमें एक लाइन बड़ी मानी खेज है। उसमें वो कहते हैं कि मगर पीटीआई और इसके वर्कर्स बेयारो मददगार नहीं हो सकता, और हम फौज के खिलाफ बयानिए के खिलाफ हैं मगर पीडीएम के साथ नहीं हैं। ये सारा मसला इस वक्त ये है कि एंटी पीडीएम सेंटिमेंट जो इस वक्त मौजूद है सोसाइटी के अंदर, उसको कहाँ लेकर जाना है। क्योंकि जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जहांगीर तरीन साहब एंटी पीएमएलएन सेंटिमेंट जो है उसको ग्रैब नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी उनसे जो शिकायत की है नून लीग ने कि जी आप ये क्या कर रहे हैं, इस पर बड़ी तशवीश है। उन्होंने कहा कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ ये आपकी सियासत के खिलाफ नहीं कर रहा। और इस बात का इम्कान मौजूद है कि जहांगीर तरीन साहब शायद लंदन चले जाए नवाज शरीफ साहब से मिलने के लिए, और उस पर कुछ एडजस्टमेंट पे बात हो, उसमें कुछ जो है वो इंतखाबात के हवाले से बात हो। अगर ये उनके को फार्मूला बन जाता है, इसका मतलब है कि ये तो आ गए एक पेज के ऊपर, और अगर नहीं भी बनता तो भी पब्लिक में शायद जहांगीर तरीन साहब के लिए वो एक्सेप्टेंस नहीं है। मसला इस वक्त ये है कि वो सारा वोट बैंक जो अगर तहरीक इंसाफ से आपने तोड़ना है या टूटेगा या अलग होगा, उसको कहाँ लेकर जाना है, उसके लिए मुख्तलिफ कोशिशें हो रही हैं। एक कोशिश हमने फवाद चौधरी साहब और इमरान इस्माइल साहब की सूरत में देखी है, दूसरी कोशिश हम हाशिम डोगर साहब, मुराद रास, इन लोगों की देख रहे हैं। और जो मैंने अभी आपको उनकी ट्वीट का जुमला पढ़ के सुनाया, वो कह भी यही रहे हैं कि पीटीआई के जो वर्कर्स हैं उनको तनहा नहीं छोड़ा जा सकता। आपको याद होगा एमक्यूएम जब टूटी थी तो उस वक्त भी ये ख्याल था कि एमक्यूएम के वर्कर्स को तनहा नहीं छोड़ा जा सकता। फिर एक एमक्यूएम पाकिस्तान वजूद में आई थी। तो कोई इस तरह का ग्रुप, हर कोई कोशिश कर रहा है कि हम कोई इस तरह का ग्रुप बनाएं, हम इस तरह की एक जो है वो एक फॉर्मेशन जो है उसको डिज़ाइन करें कि हम ये दावा करें और हम ये नारा लगाएं कि हम हैं असल पीटीआई, वो पीटीआई जो 9 मई को पीछे रह गई, उसके बाद एक नई पीटीआई आ गई और वो हम हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हाशिम डोगर साहब, मुराद राज साहब इसमें कितना कामयाब हो सकेंगे, और फवाद चौधरी या इमरान इस्माइल या बाकी लोग जो कोशिशें कर रहे हैं वो इसमें कितना कामयाब हो सकेंगे, या फिर कोई अंदर से ऐसा ग्रुप निकलता है जो शाह महमूद कुरैशी या जो परवेज इलाही साहब हैं, कोई इनकी सूरत में कोई ग्रुप बन के सामने आता है जो लेकर चलेगा कि असल पीटीआई तो हम हैं। हो सकता है कि एक से ज़्यादा ग्रुप्स बन जाएं, हो सकता है सब ये इकट्ठे होकर दावा करें कि हम हैं पीटीआई, क्योंकि बुनियादी जो मसला है वो जहांगीर तरीन साहब हल नहीं कर पा रहे, इसलिए वो पार्टी बना भी लेंगे, उनके चैलेंजेस कम नहीं होंगे। असद, आपको क्या लगता है पीडीएम का इलेक्टोरल फ्यूचर क्या है? और ये भी सवाल इसमें अहम है कि पीटीआई की टूट फूट से क्या नून लीग को कोई फ़ायदा होने वाला है? देखें, एक चीज़ मैं पहले अर्ज कर दूं, अभी बात हो रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले लोगों की। पीटीआई छोड़ने वाले पहले कहते हैं कि हम ब्रेक ले रहे हैं, फिर वो और जैसे परवेज़ खट्टक ही साहब की मिसाल ले लें, उन्होंने कहा कि जी मैं सियासत छोड़ रहा हूँ। लेकिन मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में कहा था कि जो कह रहे हैं कि मैं सियासत छोड़ रहा हूँ वो सियासत नहीं छोड़ रहे। अब 2-3 तरह के इसमें लोग हैं। एक वो जो अभी हालात देखना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि क्या पीटीआई फाइट बैक करती है, और अगर फाइट बैक करती है तो कोई मार्जिन निकलता है, और अगर मार्जिन निकलता है तो क्या हम वापस जा सकते हैं। एक तो वो अभी इसको कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरह के लोग वो हैं जिन्होंने जो अपना फैसला तो कर चुके हैं लेकिन वो अभी अनाउंस नहीं करना चाहते, वो आवाम के लिए अपने फैसले को जूद हजम बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अभी कुछ वक्त गुजर जाए, आहिस्ता आहिस्ता करके अपना फैसला बताएं। पहले बताएं मैं ब्रेक ले रहा हूँ, फिर दूसरा बताएं मैं दोबारा शुरू कर रहा हूँ, फिर तीसरा बताएं कि मैं कौन सी पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ, ताकि ये फैसला आवाम के लिए, फॉलोअर्स के लिए, उनके अपने जो वोटर्स हैं उनके लिए, जाहिर है हर एक अपना एक हल्का भी है, कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है, उनके लिए जूद हजम हो जाए। और तीसरी तरह के वो लोग हैं जो वाकई जिन्होंने अभी कोई फैसला किया ही नहीं है, उनके जहन में कुछ है ही नहीं, और वो ये सोच रहे हैं कि चलो अभी ये तो अनाउंस करो ना कि हम सियासत छोड़ रहे हैं, बाकी फिर कुछ दिन बाद हालात को देखकर फैसला करेंगे। तो ये 2-3 तरह के लोग हैं जो इस वक्त पीटीआई छोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम सियासत छोड़ें। एक तो ये बात है। दूसरा जो आपने कहा कि नून लीग को फ़ायदा हो रहा है, देखें नून लीग उस वक्त तक जब ये चाहती थी कि इमरान खान को नाअहल कर दिया जाए, पीटीआई को ख़त्म कर दिया जाए, जब वो चाहते थे कि पीटीआई की सियासत के ख़ात्मे के बाद
उसका सारा फ़ायदा हम उठाएंगे। इसके बाद जो नई डेवलपमेंट्स हुई हैं उस पर मेरा ख्याल है कि नून लीग को बड़ी तशवीश है, जिसमें से जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप का एक अमर्ज होना, इलेक्टेबल्स का एक जगह पर इकट्ठा होना, छोटे छोटे 3-4 ग्रुप्स का जमा होना, चौधरी सरवर साहब का मुतहरिक हो जाना, मेरा ख्याल है इन सब चीज़ों ने नून लीग को तशवीश में मुब्तला किया है कि ये क्या हो रहा है। तभी ये हुआ है कि नून लीग ने जहांगीर तरीन को पैगाम भेजा है कि ये आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनकी ख्वाहिश तो ये थी कि उनके साथ से मुखालफिन क्रश कर दिए जाएं और वो इलेक्शन में हिस्सा लेने के काबिल ना हो। लेकिन अगर उनको नई छतरी मिल जाती है, नया प्लेटफॉर्म मिल जाता है, नया मौका मिल जाता है, तो शायद वो दोबारा इमर्ज कर जाएं और दोबारा वो अपने हल्के में सीट निकालने की पोजीशन में हो। तो ये सिचुएशन नून लीग को बड़ा हॉन्ट कर रही है और परेशान कर रही है, और उस पर जो सूरत हाल इकोनॉमी की है, जिसको भी हम आगे जाके डिस्कस भी करेंगे, वो एक डरावना ख्वाब उनके सामने खड़ा है बनकर। तो मुझे ये लगता है कि नून लीग को ऐसी सूरत हाल में, जब जहांगीर तरीन साहब को इसीलिए पैगाम भी भेजा गया, इसका मैं जिक्र कर रहा था कि ये आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम मिल बैठ कर करते हैं, ये आप परेशान ना हो, मैं आपके खिलाफ नहीं कर रहा, हम एक मुलाकात कर लेते हैं और शायद वो मुलाकात हो भी जाए। तो कहने का मतलब ये है कि नून लीग के लिए जो बड़ा चैलेंज है, देखें एक उनका टास्क पूरा हो गया, तहरीक इंसाफ को क्रश कर दिया, सही, लेकिन दूसरा टास्क जो इकोनॉमी है, IMF नहीं आ रहा, अभी आगे जाके इस पर बात करते हैं, और महंगाई में कमी वाकई नहीं हो रही। परसों जो मरियम औरंगजेब साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो 48 घंटे भी सर्वाइव नहीं कर सकी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो उसके आज के आदाद शुमार बिल्कुल उसके ऑपोजिट चले गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये चैलेंजेस बहुत बड़े हैं जो अगले इलेक्शन में एक शायद उनके लिए एक डरावना ख्वाब बन सकते हैं। क्या मिसकैलकुलेशंस हुई नून लीग से जब PDM के इत्तेहाद वो शामिल हो रहे थे उसके अंदर, और पीपल्स पार्टी ने बड़ी सही कैलकुलेशन की? देखें, ये तो मेरा ख्याल है उनके पास ऑप्शंस नहीं थे जब ये करना था। उस वक्त फैसले दो ही थे। एक फैसला ये था कि क्या तहरीक अदम-ए-एतमाद लानी है या नहीं लानी है। ये ऑप्शन उनके पास नहीं था कि वो किसी और को वज़ीर-ए-आज़म बना दें। तो होना तो यही था, जब आपने ये फैसला कर लिया कि हाँ, हमने तहरीक अदम-ए-एतमाद ला के हुकूमत को ख़त्म करना है, तहरीक इंसाफ को घर भेजना है, तो उसके बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचे थे। फिर यही ऑप्शन था उनके पास जो कर रहे हैं। तो हम कहते हैं कि जरदारी साहब ने बहुत अच्छे कार्ड्स खेले, जरदारी साहब ने इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया, इसमें कोई शक नहीं है। तमाम बड़े आईनी ओहदे अपने पास रख लिए, स्पीकरशिप भी रख ली और वजारतें भी ले ली, लेकिन जो सारा महंगाई और बैड गवर्नेंस का जो मलबा है वो सारा नून लीग पर गिरा दिया और पीपल्स पार्टी तकरीबन उसमें से साफ निकल आई। पीपल्स पार्टी का कुछ भी दाव पे नहीं लगा हुआ था। सिंध उनका वो समझते हैं कि पहले से सिक्योर है, और पंजाब में वो जितना ज़्यादा बेहतर गेन कर लें उतना ही उनका फ़ायदा है, वरना कम से कम वो तो हासिल कर ही लेंगे जो उनके पास पहले था, ऐसा वो समझते हैं। तो मेरा ख्याल है कि नून लीग के पास उस वक्त कैलकुलेट करने के लिए नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं, बस उनके पास ये था, ये फैसला करना था। दो मेरा ख्याल है दो उनके पास मौके आए। एक तो ये कि क्या तहरीक अदम-ए-एतमाद पास करानी लेकर आनी है या नहीं लानी, और उसके बाद फिर एक मौका आया था 25 मई के आसपास जाकर कि जब उन्होंने ये फैसला करना था कि इंतखाबात में उतर जाएं या ना उतरें। तकरीबन शायद फैसला हो भी गया था कि इंतखाबात में चले जाते हैं, उस वक्त चले जाते तो बेहतर होता। लेकिन फिर किसी एक वजह से या कोई दूसरी वजह से या कुछ मुख्तलिफ वजूहात के बिना पर यह फैसला हुआ कि नहीं, अब हम नहीं जाते, अब हम गुस्सा कर गए हैं, अब हमने माइंड कर लिया है, अब हमारी अना का मसला है, अब हमने जिद बना ली है, अब हम नहीं जाएंगे। जब ये फैसला किया तो मेरा ख्याल है ये फैसला ज़्यादा डिजास्टर साबित हुआ। लेकिन उसके बाद फिर जाहिर है बहुत सारी रीजंस थी, कुछ अचीव भी किया है उन्होंने। बहुत सारे अपने केसेस के हवाले से अचीव किया है, जो 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस था उसमें अचीव किया है, नैब के केसेस ख़त्म कराए हैं, कुछ और चीज़ें उन्होंने बहाल हुई हैं, अपनी मर्जी की उन्होंने कई अपॉइंटमेंट्स कर ली हैं, तो कई नई कानून साजियाँ की हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो वोटिंग राइट था उसको उन्होंने मैनेज किया है। तो काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने अचीव करनी थी। अगर आप एक लेजर शीट बनाएंगे और प्लस माइनस देखेंगे तो नून लीग को शायद एक सेकंड थॉट ये आएगा कि हम अगर वो ना करते तो बेहतर होता, लेकिन साथ ही वो ये सोचेंगे कि अगर हम ना आते हुकूमत में तो फिर ये सब कुछ कैसे करते जो हमने अचीव किया है। तो मेरा ख्याल है दोनों तरह के व्यूज़ उनके यहाँ मौजूद हैं, लेकिन शायद इतनी वर्स्ट सिचुएशन इकोनॉमी की होगी और इसहाक डार साहब भी आकर मैनेज नहीं कर पाएंगे और IMF से इनकार के बाद उनके पास कोई दूसरा रास्ता मौजूद नहीं रहेगा। मेरा ख्याल है ये PMLN में से किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि मामला इस हद तक हाथ से निकल जाएंगे।